नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, इंडिया की मार्केट के एक बादशाह, सबसे बड़े ब्रोकर इंडिया में, शायद टॉप 5 ब्रोकर्स में आते होंगे। उनका नाम है परमजीत सिंह सचदेवा। होशियारपुर एक छोटा सा शहर है पंजाब में, वहाँ पे उनका आलीशान ऑफिस है। सैकड़ों लोग वहाँ पे उनके यहाँ काम करते हैं और उनके हज़ारों लाखों क्लाइंट्स हैं। और उनकी एक कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है कि उन्होंने एक ज़ीरो से शुरू होकर आज एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं वो, कि हिंदुस्तान के नामी ब्रोकर्स में उनका नाम आता है। तो उनसे बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। आज मैंने उनको दावत दी है कि मेरे चैनल पे आके हमारे जो ऑडियंस है उनको कुछ सलाह दें, कुछ बताएं, मार्गदर्शन करें। तो बहुत ही इंस्पायरिंग बातचीत होने वाली है परमजीत सिंह सचदेवा के साथ। आपने उनको सुना होगा, देखा होगा यूट्यूब पर और कई जगह पे। तो बहुत ही सुलझे हुए और कामयाब इंसान है। कई 100 करोड़ में उनकी नेटवर्थ है। तो उन्होंने हमें टाइम दिया है आज। तो चलो उनके साथ बातचीत करते हैं। आइए जी। लो जी दोस्तों, स्वागत है परमजीत जी सचदेवा ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ मेरे दर्शकों ਨੂੰ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू जी। कैसा मूड है आज का? आज बढ़िया का जी, दिन बढ़िया। अच्छा, मूड हमेशा ही अच्छा होता है, तो दिन हमेशा ही अच्छा अच्छा रहा है। आज? हाँ, मार्केट बढ़िया है। ग्रीन में हमारा थी? रोज ही अच्छा है जी। ग्रीन में थी मार्केट? नहीं नहीं, मार्केट तो आज डाउन थी काफी। अच्छा बाजार आज काफी 1000 पॉइंट से ज्यादा डाउन था सेंसेक्स। अच्छा जी। ओह, व्हेन हाँ, आई वाज गोइंग टू बेड लगभग 10-11 बजे, तब तो ओपन ग्रीन में हुई थी ये सुबह। स्टार्टिंग ग्रीन में थी, लेकिन पूरा दिन जैसे ही निकली वो सारा दिन धीरे 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 करके ग्रीन से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे आ गया। वन चलो, 1% से ज्यादा डाउन था। हम सुधार करने के तरीकों पे बात करेंगे कि किसे से ये सुधार कर अप सकते हैं। पार्ट ये मार्केट की अप डाउन तो हाँ, डेली चलती चलते रहती रहते है, हैं जी। ये पार्ट एंड तो पार्सल है। सबसे पहले दोस्तों, परमजीत जी पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश तीनों बोल लेते हैं। तो हम लोग तीनों का मिक्सचर बोलेंगे। प्राइमरी हम कोशिश करेंगे हिंदी बोलने की, क्योंकि हिंदी के हमारे सारे ऑडियंस हैं। और बीच बीच में जो दो पंजाबी मिलते हैं तो पंजाबी बीच बीच में निकल जाती है हमारी। और कोई बात इंग्लिश इंग्लिश भी बीच में चली जाएगी। तो सबसे पहले तो पर्सनल जर्नी, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में बताई, लेकिन फिर भी परमजीत जी आप अपनी जर्नी ब्रीफ में थोड़ा से टाइम में बताएंगे कि कैसे आपका ये सफर रहा। आज जहां पहुंचे हुए आप, इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में से आपका नाम आता है, तो कैसे पहुंचना हुआ है यहाँ? देखो जी, मेरी जर्नी बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट हुई। हमारे फैमिली जो 1947 में जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, जी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फादर को पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे सब्जी मंडी में फड़ी लगाते होते थे। जी। तो स्कूल टाइम पे भी मैं घरों में अखबारें न्यूज़पेपर फेंकने जाता था। तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 150 रुपीज पर मंथ। हम्म तो वहां से जर्नी स्टार्ट की, फिर किराने की दुकान पे काम किया, कपड़े की दुकान पे काम किया, स्विमिंग की, नेशनल चैंपियन बने, हम्म नेशनल में पोजीशन आई। उसके हम्म बाद जॉब्स ऑफर आई, तो गवर्नमेंट जॉब भी काफी सारी थी, उनको ठुकरा के प्राइवेट जॉब की श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, कोटा राजस्थान में। उसके हम्म बाद उनकी स्विमिंग की टीम में था, 84 में राइट्स हो गए। तो मैं नेशनल खेलने गया था कलकत्ता, वहां पे ट्रैप हो गए। उसके बाद हिंदू सिख जो दंगे फसाद वगैरह हुए, उसके हम्म बाद फैमिली ने बोला भी पंजाब के बाहर सिखों के हालात ठीक नहीं है, हम्म तो आप रिजाइन कर दो। तो फिर मैं जॉब रिजाइन करके अपने फादर को ज्वाइन किया सब्जी मंडी 1985 में। 85 से लेके 92 तक तो मैं साथ में ये भी काम करता। 1990 में मैंने शेयर मार्केट का काम शुरू किया था। खाली मेरी इनिशियल कैपिटल थी, दैट वाज अराउंड 3000 रुपीज। तो वहां से जर्नी स्टार्ट की 90 से।
और 92 आते आते 2 साल में थोड़ा पकड़ आने लगी बाजार की। तो फिर ये फैसला किया भी सब्जी मंडी का अपना जो काम कर रहा हूँ मैं उसको छोड़ के फुल फ्लेज यही काम करूंगा। फिर वहां से ये जर्नी चलती। तो वी आर वन ऑफ द पायनियर इन होशियारपुर नॉट इन। और पंजाब में वन ऑफ द जो सबसे पहले मेंबरशिप हमने स्टॉक एक्सचेंज की ली थी, एनएससी, बीएससी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सारा वन ऑफ द पायनियर रहे हैं हम पंजाब में। और उसके बाद अभी वी आर वन ऑफ द टॉप 10, समझो टॉप के पंजाब के इनकम टैक्स पेयर में से एक है। हम्म। गुड। तो ये सारा स्टॉक मार्केट ने ही जलवा दिखाया, मतलब आपने बस सही रास्ता लास्ट पकड़ लिया। जर्नी जर्नी 36 ईयर की है। 36 साल, ठीक है। 36 साल लगभग हो गए इसमें। सेम एज है आपकी और मेरी स्टॉक मार्केट की। तो हर्षद मेहता का हमने हाँ टाइम जस्ट। देखा हुआ है। तो तभी से शुरू किया था 1990 में। हम्म, 1990 से 1992 तक 2 साल तो बूम चला ना मार्केट का, हाँ जी, हाँ हर्षद जी। मेहता का बोलते थे। राइट। तो उस बूम में को पूरा राइड किया। हम्म, तो लकीली भाई वो जब 92 में जब हमने काम शुरू किया, ऑफिस खोला, तो उन दिनों में किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलना या किसी मंत्री को मिलना आसान था, किसी ब्रोकर को मिलना बहुत मुश्किल था। सही बात है। क्योंकि फिजिकल शेयर होते थे। तो मेन जो ब्रोकर थे वो तो मिलते ही नहीं थे किसी से। हाँ जी, तो हाँ जी। थ्रू सब ब्रोकर ही को ढूंढ के मतलब सेल परचेज होती थी। ये पॉसिबल नहीं था भी मेन ब्रोकर से कोई डील कर पाए। तो जब 92 में मैंने ऑफिस खोला, तो जितने भी मेरे ब्रोकर थे दिल्ली के, बॉम्बे के, चेन्नई, अहमदाबाद, ये सब जगह मेरी लाइन चलती थी, लुधियाना भी। तो सब ब्रोकर को डिपॉजिट देना पड़ता था पहले। हम्म, हम्म, तो डिपॉजिट देने के लिए पैसा तो मेरे पास था नहीं लंबा चौड़ा। 90 में हम्म, काम शुरू किया 3,000 रुपए से, 2 साल में कितने कर लिए होंगे। फिर हम्म, जो शेयर थे डिपॉजिट देना था क्या है। तो उस तेजी में जो थे मास्टर गेन, मास्टर प्लस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर मल्टीप्लाई हो गए। वो सारे बेचे, प्रॉफिट बुक किया, और वो पैसा मैंने ब्रोकर को दे दिया एज ए डिपॉजिट। तो इनडायरेक्टली वो ब्लेसिंग्स होगी मेरे लिए। हम्म, क्योंकि तेजी में माल मेरा बिक गया। और हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ 92 अप्रैल 92 में, मैंने जब ऑफिस खोला उसके 10 15 20 दिन बाद ही वो स्कैम हुआ। मैंने हम्म, 1 अप्रैल को ऑफिस खोला। 2 साल तो मैंने क्लब वगैरह चलते होते थे हमारे, हाँ जी। क्लबों में लेते थे बेचते थे। कोई ब्रोकर कोई ऐसा कोई टेलीफोन लाइन भी नहीं उन दिनों में होती थी। तो फिजिकल शेयर होते थे, क्लबों में काम कर करके जो जो भी जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो सब बेच दी 92 में। 1 अप्रैल को ऑफिस खोला 92 में। तो 23 या 24 अप्रैल को 20 दिन बाद ही वो हर्षद मेहता स्कैम सरफेस जब हुआ, तो मार्केट में हड़ताल हो गई। 15 20 दिन मार्केट बंद रही थी उस टाइम। तो उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने मेरे को डिस्करेज किया भी तू किस काम में पड़ गया, तो अपना मंडी का काम करता रहे। क्योंकि हम छोटे से शहर को बिलोंग करते हैं, होशियारपुर बहुत छोटा सा एरिया है। दिल्ली बॉम्बे से कंपैरिजन करेंगे तो वी आर जस्ट लाइक ए विलेज। हम्म। है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन क्योंकि बॉम्बे से या बड़े शहरों से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत छोटा है एरिया। राइट। तो यहाँ पे लोग शेयर मार्केट के बारे में कोई ज्यादा जानते नहीं थे। कुछ गिनती के 10 15 लोग होते थे जो शेयर बाजार का काम करते थे। और वहां पे जैसे ही मार्केट बंद हुई तो सबने मेरे को यही डिस्कस किया, तू अपना सब्जी मंडी का काम करता रहा, तू ये कहाँ पे फंस गया। यहाँ तो कंपनियां आती हैं जाती हैं चले जाती हैं। तो मेरे को ये था नहीं भी स्टॉक मार्केट बंद नहीं होती हमेशा। ये टेम्पररी फेस हो सकता है, लेकिन चल पड़ेगा बाजार दोबारा। वही बात हुई 15 20 दिन बाद बाजार खुल गया। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब नया खुला तो लोगों को मन में डर आ गया भी कल को कंपनियों के शेयर हम खरीदें, कल को कंपनियां बंद हो गई तो कहाँ जाएंगे, हमारे पैसे कहाँ जाएंगे। तो ऐसा इनिशियल रहा शुरू शुरू में। तो ये जो ब्रोकरिंग का काम है, 82 में आपने बोला कि ब्रोकरेज हाउस शुरू कर दिया था आपने। 92 92 में। 92। 92 में। तो हाँ जोर कब पकड़ा ये? नहीं, धीरे धीरे चलता रहा। बीच में क्राइसिस भी हुए, मैं उन दिनों फिजिकल शेयर होते थे। हाँ जी, तो हाँ यहाँ जी। से मैंने कोरियर भेजा बॉम्बे, तो रास्ते में पार्सल चोरी हो गया। राइट। तो 94 की बात है। तो उसमें 7.5 लाख रुपए के शेयर थे। तो मैं जो 3,000 से काम शुरू किया, मेरी तो खुद की अपनी नेटवर्थ थी सारा 1.5 2 लाख चला की होगी। गया। तो एकदम चोरी हो गया पार्सल। जब पता लगा तब तक, जब चोर भी बाद में पकड़ा गया, वो बोला जी मेरे पास तो है नहीं, मैंने वो बेच दिए। मेरे को फांसी लगाना, फांसी लगा, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने खर्च लिया। हम्म, तो अल्टीमेटली सिटी में शोर मच गया। हम्म, कोई सचदेवा तो भाग जाएगा, इसके तो 7.5 लाख का लॉस हो गया इसको, तो हम्म, कहाँ से देगा। तो फिर बड़ा ऐसी क्राइसिस आया, उसको हैंडल। उन दिनों में फिजिकल शेयर होते थे, 45 डेज में पेमेंट आती थी। हम्म।
और उसके बाद मैंने सारा जितना भी जो कुछ था घर पे सेलेबल सब कुछ बेच दिया, मोटरसाइकिल, कैमरा, सब कुछ। मेरी वाइफ ने हम्म। बहुत साथ दिया। मेरी वाइफ ने सारी अपनी जो ज्वेलरी होती शादी की वो सारी मेरे आगे रख दी, भैया इसको बेच दो, आप परेशान हो तो मैं क्या करूंगी ज्वेलरी को। तो फिर हमने वो सारी ज्वेलरी बेची, लोन जहां से मिलते थे लोन लिए। लेकिन अल्टीमेटली बिफोर टाइम जो ड्यू डेट थी सबसे एक एक बंदे की हमने सब पेमेंट कर दी, लेकिन सिर के ऊपर लोन बहुत हो गया। तो मेरा यही मानना है भी क्राइसिस तो आते हैं आते हैं। लाइफ में, मेरे भी आए हैं, आपके भी आएंगे, बाकी जो दर्शक हैं उनकी लाइफ में भी क्राइसिस आएंगे। हम्म। तो क्राइसिस आएंगे तो उसको हल करने की तरफ फोकस करेंगे राइट। तो भगवान रास्ता भी दिखाएगा। जब हमने वो सारे सबके पैसे दे दिए, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ गया भी ये बंदे की नीयत साफ है, यहाँ पे हमारे पैसे का रिस्क नहीं है। वो उन दिनों में सेबी वगैरह नहीं थी, गुड फेथ पे ही काम होता था। तो काम मेरे को मिलना बहुत शुरू हो गया। तो मेरा बिजनेस जो आगे से बढ़ गया। तो उसी बिजनेस पे बढ़ने से जो मेरे से ऊपर लोन थे वो 4-5 साल में सारे मैंने लोन वगैरह भी सारे रीपे कर दिए। देवा जी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें तो हाँ जी। इतनी अच्छी जर्नी और इतना आपका शहर में मैं रुतबा देखता हूँ, आपकी बिल्डिंग्स देखता हूँ, आपके एम्प्लॉइज देखता हूँ, तो अक्सर मैं देखता रहता हूँ। तो वुड यू लाइक टू डिस्क्लोज योर नेटवर्थ? बस इतनी काफी है जी, जितनी सारी उम्र भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, तो कभी ठीक है। खत्म नहीं होने वाली है। तो चलो। मेरी आप नेटवर्थ की मेरी नॉलेज के नेटवर्थ मुताबिक की आप कई 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ के नेटवर्थ है आपकी। तो मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ सुदेवा जी, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस होते हैं ना, दे गेट मोटिवेटेड कि भैया एक आदमी यहाँ से चला, अखबारें बेची, इधर गया, उधर का चोरी भी हो गया उसका पार्सल, उसके बाद भी फिर से खड़ा हुआ, और उसी जिंदगी में इतने सालों में अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, तरीके से काम करने के तरीके से, तो आज वो 300-400 करोड़ का मतलब मालक है। मतलब इतना शहर में खूबसूरत ऑफिस, ऐसा खूबसूरत ऑफिस तो मैंने चंडीगढ़ दिल्ली कहीं कहीं नहीं देखा जितना खूबसूरत ऑफिस आपका है। तो मैं फोटोज उसकी लगा दूंगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू द पीपल दैट सचदेवा जी कैन डू इट, अदर्स कैन डू इट टू। नहीं, मैं ये देखो, मैं भगवान की इसमें बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ, किस्मत का भी साथ मानता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारी दुनिया स्ट्रगल करती है लेकिन कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं। जी जी। ऐसा नहीं मैं अकेला केस नहीं हूँ, बहुत सारे हैं। हम्म। मैं जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उनकी मैं बुक्स पढ़ने का मेरे को शौक है, मैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ता रहता हूँ। मैं नेटफ्लिक्स पे भी, बाकी जितने भी यूट्यूब पे भी जो बायोग्राफीज होती हैं सक्सेसफुल पीपल की, वो मैं सुनता भी रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। तो उनसे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, भाई उन्होंने भी कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पहुंचे हैं। हम्म। तो स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ में होती है। तो मेरा मानना यह है भी जो जितनी भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, दैट आर स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। आपकी लाइफ में जो चैलेंज है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढो, जब सोल्यूशन ढूंढोगे तो आपकी प्रोग्रेस हुई। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। अब तो मेरी चलो। लाइफ में अगर वो पार्सल नहीं गुम होता तो हो सकता हम्म। है मैं आज यहाँ पे ना होता। जो लाइफ में चैलेंज आए उसको सोल्यूशन किया तो ही होगा ना सही। तो जर्नी के साथ साथ हम अब प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है इस जर्नी में, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप एक स्टालवर्ड हो, आपने सारा कुछ देखा होगा, और आज तो आप एक किताब लिख सकते हो बहुत बड़ी कि नए आदमी को क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए टू मेक वेल्थ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लूंगा जी आपसे। मैं पहले, सबसे पहले तो ये मैं पूछता हूँ सिद्धेवा जी आपसे कि डे ट्रेडिंग जो है फ्यूचर्स में, ऑप्शन में, कैन इट बी प्रॉफिटेबल? ट्रेडिंग तो बेसिकली आप गिन के चलो, दैट इज जीरो सम गेम। हम्म। जीरो सम गेम आपके दर्शकों के लिए बताऊं, मेरा तरीका होता है बताने का, देसी तरीका जो हर एक की समझ में आ जाए। जीरो सम गेम कई बार हम सोचेंगे भी क्या होती है, भाई जीरो सम गेम वो, भाई दो बंदे समझो ताश खेल रहे हैं पैसा के साथ लगा के, मेरे को ये बताइए दोनों जीत सकते हैं? एक का पैसा दूसरे के पास जाना। एग्जैक्टली। हम्म। दैट इज, अगर एक बंदा 5,000 हारा है तो दूसरा बंदा 5,000 जीता। सेम, दैट इज जीरो सम गेम। एक बंदे का जितना लॉस है दूसरे का इक्वल अमाउंट उतना ही प्रॉफिट है। राइट। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक दैट। तो पैसा जनरेट ट्रेडिंग नहीं हो में रहा कहीं से। एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में जा रहा है, या ट्रेडिंग का मतलब ये है। या और ट्रेडिंग में देख लो, इंडिया की जो भी
90-95% जो रेशो है, जो ट्रेडिंग करते हैं, दे आर लूजर। वो अपनी हार्ड एंड सेविंग वगैरह सब कुछ खो लेते हैं इस बाजार में। बाकी अमेरिका का मेरे को नहीं पता भी क्या रेशो होगी, पर मेरा जो मानना है कि मोर देन 80% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो आम तो जिसकी मार्केट की समझ नहीं होती, इजी मनी लगती है उसको ट्रेडिंग में, तो एंटर करता है, तो अल्टीमेटली जब तक समझ आती है ना, तो 9 आउट ऑफ 10% जो है अपना सब कुछ खो बैठते हैं। वो तो फ्यूचर्स और ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस तो मैं, ही बाई करते हैं, आने वाले जो नए लोग हैं फ्यूचर ऑप्शंस ही हाँ, बाई करते हैं वो ज्यादा। यस, तो जिनमें कि देखो, शाम को उन्होंने काट देना होता है, तो वो तो फिर उसके चांसेस अनलेस एंड अनटिल बहुत ही प्रोफेशनल हो, इट्स हार्ड टू मेक मनी। यू मैं एंड आई उसी हैव पे डन आता इट। हूँ ना, मैं बताता हूँ उसी पे आ रहा हूँ। देखो, मैं जीरो सम बताया ना, ट्रेडिंग जीरो सम है। आपने 200 रुपए किसी शेयर का भाव चल रहा है, आपने, तो किसी ने 200 रुपए में ले लिया। आपने क्यों लिया 200 में? क्योंकि शाम को आपको लगता है ये बढ़ के 205, 210, 220 हो जाएगा। ठीक। लेकिन जब 200 में लिया आपने, किसी ने बेचा भी है ना 200 में, तभी आपने लिया ना। ये किसने बेचा ये नहीं हमें पता, लेकिन किसी ने तो बेचा ना। वो क्यों बेच रहा है? वो इसलिए बेच रहा है अभी उसको लगता है भी शाम को ये 95, 190, 180 रह जाएगा। अभी 200 के टाइम पे किसी को नहीं पता भी ये बढ़ना के घटना। शाम को जिसके फेवर में जाएगा, 200, 10, 15, 20 चले गया, तो खरीदने वाले को प्रॉफिट आएगा, बेचने वाले को लॉस जाएगा। हम्म। अगर घट गया, 180 रह गया, तो बेचने वाले को 20 रुपए का प्रॉफिट है, जो इसने खरीदा उसको 20 रुपए का लॉस है। दैट इज क्लियर ना? मतलब राइट 80%, 90% तो पैसा खो रहे हैं इस मार्केट में, तो पैसा हवा में तो उड़ नहीं रहा, जीरो सम है, तो कहाँ गया? जो राइट। 5-10% जो बंदे हैं, जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, जिनके पीछे डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, पेशेंस है, स्ट्रेटजी है, वही लोग कामयाब होते हैं। और 90% लोग इसमें ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन में अपना सब कुछ गवा लेते तो बॉटम लाइन से देवा जी ये है, मैं भी अपनी वीडियोस के जरिए यही बताता हूं कि ये जो डे ट्रेडिंग की गेम है, उसी दिन सेम डे क्लोजिंग वाली, इट्स ए प्योर गैम्बलिंग, जीरो सम गेम है। कहीं से पैसा जनरेट नहीं हो रहा, आपस का ही पैसा आप नहीं हो बांट रहे हो। जो स्ट्रोंग रहा। है यस, वो ले जाएंगे, जो कमजोर है वो चले जाएंगे। जो कमजोर है हाँ, 2-4 दिन एग्जैक्टली, खेलेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे उनके, फिर नए चूचे आएंगे। नए चूचे आएंगे, फिर बिल्कुल बिल्कुल। उनसे फिर वो सक उनकर, तो अल्टीमेटली लॉस है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग इंडिया में ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि हम ऐसी क्लास पढ़ाएंगे, चार्ट्स पढ़ाएंगे आपको, आप ये कर लेना, ये वेव्स बनाते, फिबोनाची वेव्स बना दी, ये मूविंग एवरेज देख लो, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ वो उस ऐसे झमोले में पड़ जाते हैं। मेरी अगर आप वीडियोस, आई नो यू आर ए बिजी मैन, बट अगर मेरी वीडियोस देखो, 1 साल से मैं यही बता रहा हूँ कि इसको बंद कर दो, डे ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर दो। मैं 37 साल हो गए काम करते हुए, मैंने डे ट्रेडिंग में कभी नहीं कमाया, ठीक है, अब भी मैं नहीं करता। हमेशा मोस्ट प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी वाला काम करो तो उसमें पैसा बनेगा। चलो ये तय हुआ कि डे ट्रेडिंग जो है, इन्वेस्टर्स को, नए बच्चों को खास करके बिल्कुल भी पैसा गंवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो नहीं आप चाहिए। लोगों के दूसरा, लिए तो प्रोबेबिलिटी की आपने, प्रोबेबिलिटी की बात की ना आपने, ट्रेडिंग में 90-95% चांसेस प्रोबेबिलिटी है रूइंग, बर्बादी के, 5% चांसेस सक्सेस के। बिल्कुल लेकिन मेरा यह दावा है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएट करना सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल। हम ऐसे ही के वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड कर देते। जी। इसको सिंपल वे से करेंगे तो 100% विदाउट एनी रिस्क, 1% भी चांसेस नहीं है फेलियर के। 100% चांसेस है इसमें। आप सही तरीके से सही पाथ पे चलोगे तो यू कैन क्रिएट बिग बिग वेल्थ, दैट इज हंड्रेड श्योर। परसेंट हंड्रेड अभी परसेंट अभी उसका देसी क्या है? हमें कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं? हम एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेते, ना ही हम गूगल पे सर्च करके कोई दवा दारू करते हैं। एक अच्छा डॉक्टर देखते हैं, अच्छा डॉक्टर देखेंगे ना भाई, जिससे हम सर्जरी करवानी है या कोई दवाई दारू ले, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो वी गो टू ए डॉक्टर। सिमिलरली, अगर आपने एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनाना है, तो क्या आप गूगल से सर्च करके नक्शा बनाओगे? यू हायर ए आर्किटेक्ट। वी नीड ए प्रोफेशनल, व्हेन वी नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस। हमारा कोर्ट कचहरी में केस आ जाए तो वी डोंट एलएलबी में एडमिशन नहीं लेते हम। बिल्कुल हम एक अच्छा वकील देखते हैं। राइट।
सिमिलरली जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यू नीड एन एक्सपर्ट, दैट इज म्यूचुअल फंड। एक टीम है, उसको हायर करो ना, जो ऑलरेडी 10,000 करोड़ जो अगर वो मैनेज कर रहा है, उसको बोलो 10,000 मेरा भी मैनेज कर दे। एज सिंपल एज दैट। ए सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम, बाकी सब जगह कॉमन सेंस काम करती है। भी मेडिकल की हेल्प की जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाओ, लीगल हेल्प की जरूरत है तो वकील के पास जाओ। लेकिन जहां पर स्टॉक मार्केट की बात ही है तो हम डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। खुद की कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो व्हाई डोंट वी टेक अ गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। उसकी हेल्प से, उसकी मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करो, 100% यू विल गेट बिग बिग वेल्थ। या फिर सिद्धेवा जी अपने आप को एजुकेट करके स्टॉक सिलेक्शन करके लंबे तौर पे उसको रख के छोड़ो, वो भी एक अलग से तरीका है। आप वो इंडेक्स भी ही देख तरीका, लो। हाँ वो जी सेकंड तरीका है। पहला एक तो जी ट्रेडिंग का तरीका। देखो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के तीन ही तरीके। जी एक तो जी ट्रेडिंग हो गया, जिसमें 90% प्रोबेबिलिटी, 95% प्रोबेबिलिटी है टू रुइन एवरीथिंग। यस दूसरा तरीका है, अपनी रिसर्च की, स्टॉक स्पेसिफिक ले लिए, आपने 10 स्टॉक ले लिए, अगर तो बाजार तेजी में है, आपके 10 में से 6 7 8 शेयर बढ़ेंगे, 2 3 घटेंगे। अगर मार्केट में मंदी आ गई तो आपके 2 3 अटकेंगे या बढ़ेंगे, 6 7 आपके घट जाएंगे। 10 में से रेशो यही आने वाली है। अभी बात करते हैं, भाई सारे शेयर तो आपके बढ़ेंगे नहीं, डाउन दी लाइन हो सकता है आपके 2 3 शेयर डेड भी हो जाएं और 1 2 शेयर आपके मल्टीप्लाई भी हो जाएं। पॉसिबिलिटी यही निकलेगी। अभी बात यह है, अभी आपने कोई चीज 100 रुपए में ली, 10 आइटम ली थी, तो उसमें 2 3 लॉस चल गई, एक आइटम आपकी 100 वाली 200 300 होगी, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपके पास क्वांटिटी कितनी है? आपने 100 200 300 शेयर ले लिए, आपको 50,000 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट आ भी गया, क्या उससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? नो। हम्म आपके बच्चों का सेफ्टी हो जाएगी, उनकी हायर एजुकेशन का, उनकी शादी का, आपकी ओल्ड एज की पेंशन का उससे प्रबंध हो जाएगा 2 शेयरों का? नो। उसमें आपको तसल्ली होगी भी मैंने 100 रुपए में शेयर लिया था, अब मेरा 300 हो गया। हम्म। आप वही शेयर का नाम बोलोगे, उसी का भाव बोलोगे, लेकिन जो दो घट गए हैं उसका आप जिक्र नहीं करो। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। अगर बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, यू नीड एन एक्सपर्ट, यू नीड म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है? आपकी एफर्ट कुछ नहीं है, आपकी रिसर्च नहीं है, आपने एक अच्छे फंड मैनेजर और फंड सिलेक्शन कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद तो डिसिप्लिन ही है ना, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, फिर कंपाउंडिंग अपने आप एक्साइटिंग काम नहीं है। कर दे। ट्रेडिंग है आपकी, एक्साइटिंग है, हाँ लेकिन यार अवार्ड फेल्योर है। स्टॉक्स में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मेरा ये आइटम 100 वाला 200 या 300 हो गया, पर वेल्थ, नो, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। अगर आपको टाइम पास करना है तो गो फॉर स्टॉक सिलेक्शन। शेयर खरीदो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, अपना रिसर्च करो, किसी में आप सही हो जाओगे, किसी में गलत हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप म्यूचुअल फंड की रिटर्न को बीट नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी मैं प्रैक्टिकल दे देता हूं। कम से कम आज 2026 शुरू हुआ, 5 साल का होराइजन ले लो। आप अपनी मर्जी से आधा अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल दो, आधा अमाउंट की आप मर्जी से शेयर ले लो। 5 साल बाद आप देख लेना कहां पे खड़े हो। फिर 5 साल बाद एफर्ट्स काउंट कर लेना भी, जो आपने खुद शेयर मैनेज किया, आधा अमाउंट जो मैनेज किया है, उसमें आपने कितना टाइम, कितनी एनर्जी लगाई और उसकी आउटपुट क्या निकली है। और जब म्यूचुअल फंड में 5 साल, उसमें सिर्फ आपने पैसा ही दिया, एनर्जी कुछ नहीं लगाई, उसमें आपको आउटपुट फार फार बेटर मिलेगी। तो सिंपल रास्ते क्यों नहीं जाना चाहते? हम क्यों अपने रास्ते को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं? क्यों? एक ईगो सेटिस्फाई होगी, ये मैंने शेयर खरीदा 100 वाला 200 हो गया, पर फायदा क्या हुआ? शिवा जी अल्टीमेट, थोड़ा सा अगर मेरा तुम्हें यहाँ पे वेल्थ। सवाल है एक, मेरा सवाल है एक कि हमने देखा है जनरेशनल वेल्थ बनती है। मैंने 88 में रिलायंस पेट्रोलियम का इशू आया था 1988 में, उसमें मैंने पहले ठीक है। अपनी वाइफ के सोना बेच के, तो मैंने उसमें ताजी ताजी मेरी शादी हुई थी, तो बीवी ने मुझे सोना दे दिया, मुझे अपना सारा, हाँ भोली हाँ भाली हाँ थी, तो मैंने रिलायंस पेट्रोलियम में लगा दिए। अगर वो रिलायंस हाँ पेट्रोलियम के शेयर जो लगाए थे, मेरे को अलॉटमेंट आई थी, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, तो वो आज हाँ बाद हाँ में रिलायंस में मर्ज हो गया वो,
अगर मैंने आज वो रखे होते, कोई उसमें अकल की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ डिफर करता हूं कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म, जिसने भी इंफोसिस रखा, जिसने भी आईटीसी रखा 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले, यहाँ पे हमारे यहाँ बात करें तो amazon, एनवीडिया, देर आर लाइक सो मेनी एग्जांपल्स, जिसने 20 साल पहले लेके रखा, उसके तो टेस्ला, उसकी तो दौलत इतनी बन गई, कोई म्यूचुअल फंड उसे कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेके अच्छी कंपनियों के रख दो तो वो म्यूचुअल फंड्स को बीट करते हैं। ये थोड़ा सा मेरी यहाँ से आपसे डिफर है, लेकिन जिस लोगों को नहीं, पता नहीं कि स्टॉक आपकी सिलेक्शन। थोरेटिकली जो आप बोल रहे हो बात थोरेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं। आप चाहे इन्फोसिस ले लो, मेरे पास भी 500 शेयर थे अलॉटमेंट के। जैसे पब्लिक इशू आया था, मेरे को फुल अलॉटमेंट थी उसकी, तो मेरे को 500 शेयर की अलॉटमेंट आई है। लेकिन जी मैं इसी फील्ड में हूं, मेरे पास तो बचे नहीं वो शेयर। नहीं, पेपर पे बहुत अच्छे हैं, विप्रो ले वो लो, बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, प्रोबेबिलिटी कितनी है अभी आपका जो शेयर है, जो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो गया, कितने लोगों ने ओरिजिनल लिया था अभी तक पड़ा है? नो। वो फिर वो इमोशंस की बात है। वो तो फिर तो म्यूचुअल फंड में इमोशन भी ऐसा है, जुड़ेंगी म्यूचुअल ना, फंड में भी इमोशन। लगा के जब उनके 10 लाख 15 लाख बन गए तो वो तब भी वो भी खर्च कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स के भी जब माल इकट्ठा हो जाए तो वो उसको कंपाउंडिंग नहीं पूरी तरह होने देते। वो सेपरेट इशू है कि इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे अलग से, कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना है तो यू हैव टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग, तो अदरवाइज आपके पैसे बन ही नहीं सकते। मेरा एक आपने दोस्त है सबसे जी, पहले उसने बात की ना। टेस्ला के $10 का शेयर लिया टेस्ला का। तो जब 700 हो गया ना टेस्ला, तो मेरा कुलीग था कसिनो में जो मैं जॉब करता था, तो उसको हम बोलते थे, यार तेरा 700 हो गया, 10 वाला शेयर, इसको बेचता क्यों नहीं है? कहता मैं 1000 में बेचूंगा। तो 1000 हो गया, मैंने कहा बेचता क्यों नहीं है? नहीं, कहता मैं 2000 में बेचूंगा। मैं कहा तेरा सब चला जाएगा, उसकी गाड़ी गुड़ी पता नहीं आनी नहीं आनी। तो उसका ना कोई पी रेशो, ना कोई प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी सिर्फ एलन मस्क के नाम पे ही। एनीवे, शॉर्ट करते करते $5000 के करीब टेस्ला है आज। स्प्लिट करो ना, स्प्लिट करके आज 5000 का शेयर है उसका, और उसने 100 शेयर सिर्फ बेचे हैं। स्प्लिट करते करते उसके पास अब 7-8 हजार शेयर हो चुके हैं। वो ही इज लाइक मल्टी मिलियनर। तो अगर आपके पास पेशेंस है लंबी तौर पे, तो मैं कहता हूं नंबर एक पैसा बनता है मेरे हिसाब से कि आप अच्छे शेयर्स लेके और उनको फिर भूल जाओ। भूल जाओ मतलब 10-20 के लिए ये तो पौधे देने पड़ते हैं, फिर वो फल देंगे आपको। लेकिन बीच में लोग उसी के कच्चे पेड़ को ही खा जाते हैं, उसकी इंतजार नहीं करते पूरी तरह से। बात आपकी ठीक है कि इन्फोसिस जब जिसके पास हुआ वो तो आज करोड़पति अरबपति बन चुका होगा, लेकिन कितने लोगों ने ओरिजिनल अलॉटमेंट वाले शेयर रखे हुए हैं? ये बात यही आपकी मेरी सही है। प्रोबेबिलिटी की बात कर, प्रोबेबिलिटी हाँ की बात कर रहा हूँ ना। आप एक टेस्ला की आप एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसी इंडिया में भी इन्फोसिस की दे दी, विप्रो की दे दी, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां, आयशर मोटर देख लो, बहुत अच्छी है, कई सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मल्टीप्लाई की है पैसे। जी लेकिन ऐसी एग्जांपल भी स्टॉक मार्केट में है। आपने शेयर लिए, रिलायंस का नाम लगा हो साथ में, अंबानी का प्रमोटर हो, 2008 का साल हो, इंडिया का वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन हो, उसका पब्लिक इशू आए, 700 रुपए में लिस्ट हुए, तो वो भी पैसे रख के बैठ गया जी, मैं तो इसको रखूंगा जी, मैं तो अगली जनरेशन तक पास करूंगा। बाद में वो 700 वाला शेयर 2 रुपए बिक गया। हम्म। तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना बीच में। या बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते भी ये वाला शेयर इसको 10 साल रख लो, इसके पैसे बनेंगे बनेंगे, नो। आज हम कह सकते हैं ना आपके जीरो भी हो इन्फोसिस, सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है। वो बात तो है भाई। इन्फोसिस जब हुआ तो कल्ला इन्फोसिस थोड़ी था, उसके साथ 10 और हाँ, कंपनियों के भी इशू आए थे, तो वो तो सारी जीरो सत्यम हो चुकी है। सत्यम था, पेंटाफोर था, सिल्वर लाइन था, सिल्वर वो लाइन भी था, यस। 1500, 2000 गए, 2000 गए, 2000 वाला 10 रुपए आया। जी जी जी, बिल्कुल तो ठीक कह रहे ये हो आप। फंड की सिलेक्शन ए आम ले, जिसमें हम तो बात करते हैं 100% सेफ्टी के साथ वो वेल्थ म्यूचुअल फंड क्रिएशन है। हो, शेयर तो। हाँ, अभी इंडेक्स देख लो ना, हम्म, 1980 में शुरू हुआ, 100 था बीएसई सेंसेक्स, आज 80 और 85 हजार के बीच बीच में घूम रहा है, हम्म, लगभग 800 गुना बढ़ गया। लेकिन जो ओरिजिनल 30 शेयर थे, 30 शेयर का इंडेक्स है ना, उसमें से 24 शेयर रिप्लेस हो गए हैं। हम्म। बीच में और के सिल्क मिल जो आपके टाइम पे था, आज कौन जानता है? रिलायंस से बड़ी कंपनी थी और के सिल्क ओसवाल मिल। एग्रो, ओसवाल एग्रो कौन पूछता है आज उसको? ओसवाल एग्रो कहाँ गई है? वो कहाँ गई कंपनी? जेसीटी फगवाड़ा कितने गई?
बहुत सारी कंपनी है। प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो इसमें स्टॉक सिलेक्शन में इतनी एक्सपर्टीज बंदे को नहीं होती। हम्म, उसमें बहुत बड़े चांसेस है। आज की तारीख में जाओगे, इंडिया की मैं बात करूं, यस बैंक देखोगे, वोडाफोन हम्म। देखोगे, हर के रिटेल इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में 5 साल से 10 साल से भाव ही 9 9 10 रुपए वहीं पे। तीन चलो, सौ वाला आपकी भाव बाद में 10 रुपए आ आपकी गया। बात ये है, आप इस बात के कायल हैं कि म्यूचुअल फंड इज द राइट वे टू गो फॉर पीपल। सेफ एग्जैक्टली। सेफ है, लंबे तौर पे चलो, और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और आप अपना काम मेहनत किसी तो है और ही को नहीं। दे रहे हो। यस, जी। वी आर तो हायरिंग चलो, एन एक्सपर्ट। अब दूसरा क्वेश्चन सचदेवा जी हमारा ये है कि जो लोग टेक्निकल्स के बेस के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं, तो डू यू थिंक के टेक्निकल्स वर्क? बिल्कुल वर्क करते हैं। अच्छा, तो जो ये बंदे जो हैं लाख लाख रुपया लेके अपने चार्ट्स सिखाने का काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इज इट वर्थ इट? पीपल शुड नो, गो देयर एंड लर्न। नो। प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% चांसेस आर फेलियर। तो मतलब वही हो गया ना, कि काम करते हैं टेक्निकल्स, लेकिन काम प्रैक्टिकली नहीं करते करते। हैं लेकिन पैसा तो म्यूचुअल फंड में भी बनते हैं, सबके पैसे नहीं बनेंगे। हम्म, क्योंकि आप इंडिया का एनफी का डाटा लो, सेबी का भी डाटा लो, मोर देन 80% पीपल जो हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स विड्रॉ बाय बिफोर 1 ईयर और बिलो 5 ईयर। 5 साल तक तो पहुंच ही नहीं पाता बंदा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, उसको बर्दाश्त करना हर एक के बस का काम नहीं है। तो ये पेशेंस का काम है। नहीं, अगर आप कहते हो कि ये टेक्निकल्स वर्क, तो हम्म, टेक्निकल्स जो हैं उनके अच्छे तरह से सीख के आदमी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, देखो, जैसे मैंने पहले बोला, ट्रेडिंग जीरो सम है। अगर 90% लूज कर रहे हैं तो 10% कमा भी रहे हैं। तो हर एक बंदे को भगवान ने कान में फूंक मार के भेजा है, भी मैं दुनिया का सबसे सियाना बंदा मैं धरती पे भेज रहा हूँ, ना मैं पहले भेजा था ना बाद में भेजा। तू सबसे सियाना है। तो हर एक को होता भी, मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। हो सकता है मैं 10% में आ जाऊं। मैं भी स्विंग ट्रेडिंग हम्म, करके या वट एवर जो भी किसी तरीके की भी ट्रेडिंग करके, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरे बहुत बड़ा मैं पैसा कमा सकता हूँ। हम्म, दैट इज ट्रू। 10% चांसेस तो है ना उसमें आने के। पर उसमें कैसे ट्राई करें, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हम्म, सिंपल, जिसमें कोई भी चाहता है अभी मैं ट्रेडिंग से सक्सेस होके इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल है। जितनी भी आपकी वट एवर जो आपकी कैपिटल है, जो स्टार्टिंग में आप कर रहे हो, डिवाइड दैट कैपिटल इनटू 10 पार्ट्स। 10-10% की 10 किस्तें उसकी पार्ट्स बना लो। डिप्लॉय 10% ऑफ योर कैपिटल इनटू ट्रेडिंग। वट एवर जो भी आपने टेक्निकल से सीखा, ABCD जो भी आपने सीखा, उसको आप स्टेक में लगाइए। 90% को आपको रिजर्व में रखिए। उसको आप शुरू करिए। हो सकता है आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने निकाल लो उससे। जैसे ही वो आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, आप नेक्स्ट 10% निकालोगे। पहले आप हो सकता है 15-20 दिन में आपका जीरो हो गया, दूसरी बार हो सकता है आपका महीने में जीरो हो। अगर उसको डिसिप्लिन वे में चलोगे तो अगर आप 10 बारी करके भी फेलियर, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो गई, आपकी कैपिटल खत्म हो गई 10 बारी में भी, 10 बारी में भी आप जहां से स्टार्ट किया फिर जीरो पे आ गए, देन एक्सेप्ट दैट ट्रेडिंग इज नॉट फॉर नॉट मी। फॉर यू। बड़ी सही बात। फिर मेरे लिए नहीं है। मैं इन्वेस्टमेंट ही करूंगा, म्यूचुअल फंड में करूंगा। एक्सेप्ट करें उसको। ये नहीं है भी मैं जिद करूं, भी मैं जितनी कैपिटल है मैं 10 बारी में हार चुका हूं, मैं और डालूंगा, मैं और डालूंगा। फिर वो अपने आप को अपनी गलतियों से ना सीखना ही है। फिर सचदेवा जी, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग के आप कह रहे हैं कि पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो फिर ये टेक्निकल्स के चार्ट्स को सीखने की जरूरत क्या है? जब म्यूचुअल फंड में ही लगाना है, तो फिर इनकी बहुत ज्यादा इनको डीप में जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक क्वेश्चन और इसके साथ का ही है। मैं हमेशा वैल्यूज और फंडामेंटल्स देखता हूं। मैं चार्ट्स को वैसे देख लेता हूं, लेकिन मैं चार्ट्स को फॉलो नहीं करता। आपको मैं बता रहा हूं अपना तरीका। मैं फंडामेंटल्स को मानता हूं, क्योंकि कोई भी शेयर का चलना इन द लॉन्ग रन फंडामेंटल्स नहीं उसको चलाना है। ठीक है ना जी?
उसका बैलेंस शीट क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसका काम क्या है। तो टेक्निकल्स तो दे जस्ट शो द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, प्राइस एक्शन ही बताता है ना चार्ट तो। लेकिन फंडामेंटल्स ने तो उसका सारा चिट्ठा खोल देना, भाई इसने कहाँ जाना है, किधर जाना है, अगर आप फंडामेंटल्स को। तो एनीवे, तो अगर हम ये बात करें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कहते हो कि करना नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो फिर चार्ट्स को सीखने का बहुत ज्यादा चार्म है ही नहीं ना। क्या करोगे चार्ट्स को सीख के? मैं नहीं बताता हूँ उसको, मेरा तरीका बेसिक है। हाँ, प्लस टू हमारे यहाँ पे बेसिक स्कूलिंग होती है, प्लस टू। हम्म, यहाँ पे अमेरिका में मेरे को या कनाडा में मेरे को नहीं पता वहाँ पे क्या स्कूलिंग जैसे। प्लस टू के बाद अगर आपने डॉक्टर बनना है, यू हैव ए जर्नी ऑफ अराउंड 8 to 12 years। आपको डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, 10-12 साल में आप कुछ एस्टेब्लिश हो पाओगे थोड़ा हम्म। सा। ठीक है। थोड़ी सी आपकी जब आवाज आपने लॉयर आवाज बनना है, कट रही है, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, कट रही। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको इसका आंसर करने के लिए मैं एक देसी तरीके से बताता हूँ। आपने बोला ना भाई टेक्निकल सीखने का फायदा है या नहीं है, मैं उसी की एग्जांपल लूंगा कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो। यू वांट टू बिकम ए सीए, यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, यू वांट टू बिकम ए लॉयर। तो प्लस टू के बाद वो जर्नी आपकी 8 से 12 साल इंक्लूडिंग स्टडी, और कुछ 2-4 साल लगते हैं उसको अपने स्टडी के बाद प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करने। आप बन भी जाओगे, लॉयर बन भी जाओगे, वो जरूरी नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो बात की बात। इसी फील्ड में बंदा जो ट्रेडिंग चार्ट्स वगैरह देखता है, वो कहता है कि मैं 10-15 दिन में या महीने 2 महीने में सारा कुछ मेरे को आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है उसकी। यू नीड एटलीस्ट 8 to 10 year एक्सपीरियंस, फिर कहीं जाके आपको कुछ थोड़ी बहुत ही पकड़ बनेगी, वो भी जरूरी नहीं आप सक्सेस हो जाओगे। जो अभी कोर्सेज देखते हैं बेचते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, टू कलेक्ट फीस, और कोई उनका पर्पज नहीं है। सिर्फ उनकी सोर्स ऑफ इनकम वो है, वो सिखाते हैं जो उनको खुद बनना है। 90% यही है जो सोशल मीडिया आजकल भरा हुआ है। आप इंस्टाग्राम चल जाओ, यूट्यूब चल जाओ, टेलीग्राम चैनल चलो, बहुत सारे बेइंतहा ऐसे हैं जो लोगों को बेवकूफ बना के उनसे फीस ऐंठ रहे हैं। अगर उनको खुद को इतनी ट्रेडिंग आनी होती तो वो अपना खुद का क्यों नहीं करते, अपनी बैलेंस शीट क्यों नहीं दिखाते। सही बात है। उनको 3 करोड़ की तो फीस आ रही है कलेक्शन से, और जो ट्रेडिंग जो करते हैं उसमें 30 लाख का लॉस है। हम्म। वो भी लॉस किस तरीके में, जो फ्रॉड करते हैं किस तरीके से करते हैं, अपना वो स्क्रीन शॉट भी शेयर करेंगे आपको डेली, लाइव दिखाएंगे आपको, प्रॉफिट भी दिखाएंगे। दैट इज ऑल फेक। कैसे करते हैं वो भी मैं, आप जानना चाहते हो वो भी बताता हूँ कैसे करते हैं। हम्म। इट इज ऑल फेक। हम्म। एक तो सिद्धू जी, आपकी ना आवाज में गड़बड़ हो गई है कुछ, आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। पहले ठीक थी, कोई ऐसा बैटरी बुटरी डाउन हुई है आपके माइक की या क्या है? बैटरी थोड़ा सा नहीं, प्लीज बहुत इसके सही आती है ऊपर। आवाज तो। नहीं, ठीक नहीं आ रही थी, कट अभी कट के अभी आ आ रही रही है थी और आवाज। बड़ी स्लो आ रही थी। हाँ हाँ। तो चलो देखो कुछ अगर कर सकते हो तो। अच्छा, अब कोई बंदा अगर स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में आना चाहे हाँ। तो उसके लिए कैसा बिजनेस है ये? नहीं जाना जो उसको, अगर पर्पज उसका वेल्थ क्रिएशन है, हम्म। तो सिंपल अपना जो काम कर रहा है प्रोफेशन, जो एक्टिव इनकम है, जो सी जो जहाँ पे वो टाइम लगा के पैसा कमाना, हम्म। उस इनकम को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखे थ्रू म्यूचुअल फंड। हम्म। टाइम से 15-20 साल लगे, कंटिन्यू चलेगा, तो उसकी जो एक्टिव इनकम है उसको रिप्लेस करेगा ये वाली income, ठीक है। जितनी उसकी एक्टिव इनकम है। तो पैसिव इनकम को जैसे मर्जी खर्चो, लेकिन जो एक्टिव इनकम है किसी भी बंदे की, एक्टिव इनकम नहीं जहाँ पे आप टाइम लगा के पैसा कमाते हो। कोई ड्राइविंग करता है, वो ड्राइवर है, या कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट देखता तो पैसा मिलेगा। जिस दिन पेशेंट नहीं देखेगा पैसा नहीं आएगा, ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो पैसा नहीं आएगा। और तो टाइम और नॉलेज की वैल्यू है, वो आपकी एक्टिव इनकम। उस इनकम को बड़े ही ध्यानपूर्वक आदमी को एक्सपेंसिव खर्चे उसके बड़े सोच समझ के करने चाहिए। जितना उसमें से मैक्सिमम सेव कर सके उसको इन्वेस्ट करे, 5-10 साल 15 साल 20 साल चले,
बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग जनरेशन का वेल्थ क्रिएट हो। ठीक है। तो अच्छा, हम अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। तो मार्केट में एक सवाल काफी लोगों का आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को सिखाता हूँ पुट सेलिंग करना, आउट ऑफ द मनी पुट सेलिंग करना और कवर्ड कॉल। तो मुझे इंडिया के जो क्लाइंट्स हैं, तो मैं इंडिया के मार्केट में तो काम नहीं कर सकता, तो वो मुझे पूछते हैं कि हम अगर इंडिया में, क्योंकि आप ब्रोकर है, सही जवाब दे सकते हो उस बात का, हम अगर इंडिया में शेयर उनके पड़े हुए हैं उनके पास, उसकी अगर एक लॉट कॉल बेचते हैं कवर्ड कॉल, तो उनको फिर भी और से मार्जिन देना पड़ता है। ऐसा क्यों है, ऐसा है क्या? इधर मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर आप यूएस मार्केट से कंपैरिजन करोगे तो इंडिया में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 10 टाइम्स है और मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं, है। यूएस मार्जिन क्यों? मार्केट में अगर कितना अगर पड़ता है, अंडरलाइंग इंडिया एसेट मार्केट उसके, में कितना है। देखो अंडरलाइंग एसेट है उसके पास, ही इज नॉट सेलिंग ब्लैंक, कोई नेकड कॉल तो नहीं बेच रहा, उसके पास बिल्कुल शेयर है, एक लॉट पड़ा हुआ है शेयर का, फिर वो उसकी कवर्ड कॉल बेचता है, फिर उससे मार्जिन किस बात का? यूएस में सिर्फ स्पैन मार्जिन है। हाँ जी। यहाँ पे स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, एम2 मार्जिन, कितने तरह के मार्जिन लगते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, तो मैं इतना ज्यादा अफसोस होता है इस चीज के ऊपर। इंडिया में क्या है, अभी अभी रिसेंट डाटा जो भी है, जो सेबी का डाटा आता है, हर साल देते हैं कितने परसेंट रिटेल इन्वेस्टर लॉस कर। पहले 93 का, फिर 93 का, इस साल 91%, मतलब इतना ऑलमोस्ट 90%। मतलब 9 out of 10 पीपल लूज एवरीथिंग। तो उनको डिस्करेज करने के लिए पहले इन्होंने मार्जिन बढ़ाया। पहले डेली एक्सपायरी थी, वो बंद की, वीकली एक्सपायरी कर दी। 5-6 आइटम के एक्सपायरी होते थे, अभी एक ही आइटम के, हर एक एक्सचेंज का एक एक ऑप्शन का एक्सपायरी कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसके बाद मार्जिन भी बढ़ा दिए, कोई फर्क पड़ा? लो, लूजिंग फिर परसेंटेज वही है। उसके बाद एसटीटी बढ़ाई, फिर परसेंटेज वही है। पर अभी इस बजट में एसटीटी और बढ़ा दी, अभी भी रेशो वही रहेगी। ये पता नहीं पॉलिसी बनाने वाले कहां से सोचते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाएंगे तो लूजिंग, जो रिटेल इन्वेस्टर जो लूज कर रहा है वो नहीं करेगा। दैट इज रॉन्ग। अभी आरबीआई ने क्या किया है, आपने बोला कि जब अगर रिस्क जितना है, कोविड में इससे बड़ा सबसे क्रैश को भी रिसेंटली कोविड में हुआ, मार्केट आधी रह गई थी, बड़ा बड़ा क्रैश एकदम आया। उस क्रैश के दौरान भी नॉट इवन सिंगल ब्रोकर जो इंडिया में कोलैप्स हुआ, कोई 1 रुपए का डिफॉल्ट नहीं है। फिर अभी जो नए रूल्स अभी 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोजर मार्जिन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन, जो ब्रोकर की कॉस्ट है, वो और बढ़ा दी। इनका अल्टीमेट एम है टू डिस्करेज स्पेकुलेशन, बट दे आर रॉन्ग। स्पेकुलेशन इज अ नेसेसरी फॉर हेल्दी मार्केट। यस। स्पेकुलेटर ये जो लिक्विडिटी देता है मार्केट को, जिसमें डिलीवरी का काम करना, सेल परचेज के लिए, उसको एक फ्रैक्शन ऑफ सेंट या पैसे ऐसे उसको उसकी सेल परचेज हो जाती है। लेकिन जो रियल जिस पर्पज के लिए लिए जा रहे हैं, वो इससे हल नहीं होने वाला। अमेरिका की मार्केट दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप मार्केट, वहां पे देखोगे आप मार्जिन, जो परसेंटेज मार्जिन चाहिए आपको, बहुत कम है इंडिया के मुकाबले, ना के बराबर है जी, ना के बराबर। ना के बराबर। और फिर ऑप्शन चेन ऐसी है ना सचदेवा जी, कि जैसे टेस्ला है, अभी इसका 300 का भाव हो, उसकी आप 1500 की भी कॉल बेच सकते हो, 1 साल की, 2 साल की। हमारे आपके यहाँ तो ऑप्शन चेन ही नहीं है, मतलब $200-300 ऊपर, $200-300 नहीं। हमारे यहाँ तो टेस्ला की जो ना 420 का रेट है आज, 420, उसकी भाई साहब आप $5 की भी पुट बेच सकते हो, $5 की, और ऊपर $1500 की कॉल बेच सकते हो। तो आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट बेच के मैं तो यही करता हूँ, वे आउट ऑफ द मनी पुट नहीं, बेची, वे आउट ऑफ द मनी कॉल बेची, और देखो दोनों ने इंडिया जाने। में ट्रांजैक्शन कॉस्ट और मार्जिन बढ़ाने से जो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है भी रिटेल इन्वेस्टर को रोकना, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। ये तरीका सही नहीं है। मतलब तो ये है भी आपके चोट तो घुटने में लगी हुई है, हाँ। खून तो आपका घुटने पे बह रहा है, पट्टी आप माथे पे बांध रहे हो। अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर को रोकने है तो वही सिस्टम अप्लाई करो जो यूएस में है।
यूएस में क्या सिस्टम है, जो नया न्यू कमर है, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नेटवर्क लंबी चौड़ी नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर ऑप्शंस। तो उनको पहले लेवल ए बी सी डी अलग यस अलग लेवल है उनके, यस। उनका एक्सपीरियंस चाहिए, उनकी इतना मार्जिन बनी चाहिए, इतना नेटवर्क चाहिए, तो ही ऑप्शंस में काम कर सकता है, नहीं तो म्यूचुअल फंड में जाए। तो ये रूल इधर क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर की 10,000 20,000 की 30,000 की नौकरी है, जिसको खाने के लाले हैं, वो भी फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहा है। अच्छा, और सचदेवा जी ये लाट क्यों बनाए हुए हैं जी? 600 शेयर का एक लाट होता है, अमेरिका में 100 शेयर का एक लॉट है, दैट्स इट। हर कंपनी यहाँ का पे तो 100 शेयर का। अरे 600 आप शेयर तो ठीक है, कहीं तो ऑड फिगर में 315 का लॉट है जी, नहीं, वैल्यू 350 का उसकी लॉट है, देखो ना जी, वैल्यू 355 शेयर कितनी का, बन दिस जाती इज है। ऑल नॉनसेंस। हाँ, ये दुनिया किधर जा रही है, और ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना। मैं तो हैरान हुआ देख के कि मैं कह हमारे यहाँ तो 100 शेयर है, चाहे उसका $5 का भाव है, चाहे 5,000 का भाव है, 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हम उसे लॉट नहीं कहते, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और भाई साहब मार्जिन तो ना के बराबर है, और इतना लिक्विडिटी है, और इतने प्रीमियम्स हैं। सचदेवा जी मैं आपको आपको मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता, चलो मैं किसी नहीं, टाइम मैं बताऊंगा करता हूँ, आपको। यूएस मार्केट में भी काम करता हूँ। अच्छा, मैं करते हो यूएस आप? मार्केट में भी काम करता हूँ, यस। ऑप्शंस का भी काम करते हो? अभी नहीं, ऑप्शन में मैं S&P 500 में करता हूँ, हाँ, S&P वो 500 के ऑप्शंस का ऑप्शन में काम काम करता इंडियन सिटीजन ऑप्शन का काम नहीं कर सकते अमेरिका में। आप शेयर ले सकते हो, हूँ। अच्छा। ईटीएफ ले सकते हो, लेकिन ऑप्शन डेरिवेटिव्स का काम नहीं, परमिशन है। अगर परमिशन कर हाँ दे अमेरिका हाँ कि भैया इंडिया, आरबीआई की प्रॉब्लम है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट हाँ। करा हुआ है, इंडिया का सारा कैपिटल इधर आ जाए। अब हम्म, ट्रेंड बन चुका है, बहुत से लोग इंडिया वाले जो है ना अकाउंट खोल के अमेरिका में तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर ऑप्शंस रहे नहीं हैं। कर सकते। अब मैं हाँ यहाँ हाँ। पे कमाई सारी है जी राइटिंग की, ऑप्शन राइटिंग की। इतने प्रीमियम है सचदेवा साहब, इतने प्रीमियम है। आप मैं बताऊं तो आप कहोगे नहीं झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब नहीं, सही इतने है, बिल्कुल प्रीमियम सही है। है, आप जो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल सही है। यूएस एक मार्केट में मैं मैंने खुद करता हूँ काम। कल एक मैंने वीडियो बनाई है उस पे, और लोग मान नहीं रहे हैं। एक शेयर है जी $600 का, उसके पास मेरे पास शेयर है 600, S&D की, सैंडिस्क कंपनी है, तो हाँ 600 शेयर का शेयर है। उसकी मैंने भाई साहब 1,000 की कॉल बेची, $141 प्रीमियम मिला, मैंने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई, $141 प्रीमियम मिला। मतलब $14,100 तो मुझे उसका कॉल का प्रीमियम है। अगर 600 वाला शेयर मेरा 1,000 चला गया तो 40,000 वहां से, और 14,000 वहां से, मतलब $51,000, $54,000 मुझे बन जाएंगे। तो 60,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब इतनी कमाई, इतना कोई मार्जिन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मतलब इतनी कमाई, इतने प्रीमियम, मुंह में पानी आता है। यही S&P के 600 का भाव है ना जी, इसका $50 की पुट बेच लो आप, $50 की पुट बेच लो 600 वाले भाव की, तब भी आपको हम्म, इतना रिटर्न आ जाता है, 70-75% रिटर्न आ जाता है आपको सालाना। तो बहुत सारा मार्केट। एनीवे, चलो उसके बाद हम बात करते हैं जी कि मार्जिन कैलकुलेट किया आपने, बताई कि मार्जिन तो लगेगा लगेगा, चाहे वो कवड़ काल बेचो तब भी उसको मार्जिन हाँ। लगाते हैं। इधर बहुत ज्यादा मार्जिन, हाँ, इंडिया में तो वो बहुत फिर ज्यादा ना, मार्जिन। मैंने लोगों को समझाया कि आपके पास शेयर पड़े हुए हैं तो आप उसका किराया खाओ, क्यों वैसे पड़े हुए हैं शेयर आपके, उसकी कवड़ काल बेचो। वो कहते हैं कवड़ काल तो बेचते हैं उधर साले, और प्रीमियम मांगते हैं। मैं कहा ये कौन सी बात हुई मांगते भाई, आपके पास चीज पड़ी हुई है। मार्जिन, 50% मार्जिन आपका कैश में होना चाहिए। नहीं, क्या लॉजिक बहुत क्या है सारी उसमें? रिस्ट्रिक्शन लगाई, लॉजिक क्या है? मेरे को नहीं समझ आती। हाँ देखो ना, आपके आपके पास पास चीज पड़ी हुई 500 है। रिलायंस की 500 हाँ रिलायंस की डिलीवरी पड़ी है, हाँ, आपने 500 कॉल बेच दी, राइट, आपने मार्जिन में शेयर दे दिए, तो शेयर पड़े आपका हुए हैं, रिस्क जीरो है। जीरो रिस्क हाँ, है। रिस्क वो एक्सचेंज को आपने शेयर दे दिए, रिस्क आपका जीरो हो गया। जीरो है, यस। तो उसके ऊपर भी 50% आपको कैश मार्जिन देना, दैट इज दैट इज नॉनसेंस। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अच्छा चलो, अब दूसरे पर से बात करते हैं जी हम। ओवरऑल सिनारियो जो है इंडिया का, अब इंडिया खड़ा कहाँ है इकोनॉमिकली, स्टॉक मार्केट की किस साइकिल में है अब? ये बियर मार्केट से निकल रहा है या अभी वही है? तो क्या आप सोचते हो मार्केट के बारे में? तो आप कह सकते हो कुछ प्रेडिक्ट, मतलब अंदाजा अपना देखो, कैसे? मार्केट के बारे में मेरे को तो ये पता है, मैं तो रिटेल इन्वेस्टर जो आते हैं उनको म्यूचुअल फंड ही एडवाइस करता हूँ। जी। उनको ये बोलता हूँ भी जैसे 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, ओनली इन्वेस्ट एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। अच्छा। अभी जो आज की डेट नोट कर ले, आज की मार्केट का टाइम नोट कर ले, इंडेक्स का वैल्यू नोट कर ले, आज से 5 साल बाद 2031 में फरवरी में आ जा,
जहां पे आज मार्केट है 5 साल बाद इससे ऊपर हुई, ये मैं ठीक है। बता सकता हूँ ये श्योरिटी के साथ, हाँ। 5 साल बाद। लेकिन इस 5 साल की जर्नी में ये कितनी बार ऊपर और कितनी बार नीचे होगी ये मेरे को नहीं पता। इन्वेस्ट ओनली दोज फंड विच यू डोंट नीड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, तो पैसा बहुत बनेगा। अल्टीमेट एम तो पैसा बनाना है ना। नहीं, इसी सवाल को मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ जी, कि जिसके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं अभी और उसने लगाने हैं 5 साल के लिए, आप कह रहे हो, तो आप चाहोगे कि वो 100 हाँ, के 100 अभी लगा दे, या कि कुछ ड्राई पाउडर रखे अपने पास? नहीं 100 रखे तो अभी भी ले सकता है। 5 साल का होराइजन है, जाओ मर्जी मार, जब मर्जी मार्केट में फंस जाओ, तब भी आप लॉस में नहीं होगे। नहीं, मतलब पूरे पैसे अभी आप चाह रहे हो कि किसी अभी इन्वेस्टर के वैसे पास एक अभी सम लगाना है तो एक्स अभी लगा अमाउंट ऑफ सकते मनी हैं, है, लेकिन उसे उसको कुछ थोड़ा सा उस, कैश रखना चाहिए, या कि पूरा का पूरा अभी झोंक दे? नहीं लगा सकता, पूरा लगा सकता है अगर उसको 5 साल में। अगर 5 साल से पहले का पीरियड है फिर वो पैसा मत लगाओ, फिर बैंक की एफडीआर में या लिक्विड फंड में रखो। नहीं, मेरा पॉइंट ये है ना कि अगर मार्केट में, अगर उसके पास 100 रुपए हैं, तो अगर वो 50 आज लगाता है, मार्केट थोड़ी डाउन हो जाती है 1 साल के बाद, 6 महीने के हाँ बाद, तो तो फिर वो डॉलर कास्ट एवरेज कर सकता है, बाकी के 50 तब लगा दे, कर इस सकता तरह है। का। हाँ, अगर ट्रांचिंग करना ही चाहता तो वो भी कर सकता है, दैट इज हम्म, सेफ्टी है। अगर बड़ा अमाउंट है तो, अगर हाँ। बड़ा अमाउंट है तो ग्रेजुअली भी आप इसमें 15 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2-2 महीने बाद, हर महीने बाद थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो तो एक एवरेज हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और, आप, मुझे नहीं पता आप क्लियरली जवाब दे सकोगे कि नहीं। 8% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है इंडिया ने लास्ट, 8%, 8.2%। मार्केट टच से मस नहीं हो रही, क्या कारण हो सकता है? ये बड़ा डिफिकल्ट है। आपने फंडामेंटल सा क्वेश्चन पूछ लिया। मैं तो ज्यादा फंडामेंटल में ज्यादा बिलीव कम करता हूँ। मैं तो अपने चार्ट्स और टेक्निकल के हिसाब से ही काम नहीं, करता हूँ। चलो अदरवाइज, और चलो मैं ये जानता हूँ कि जो एक साल से मार्केट खड़ी हुई है, दुनिया भर की मार्केट खड़ी, चली है। उसके पीछे रीजन है। देखो, कोविड के बाद से लेके अगले 3-4 साल, सितंबर 2024 तक, 4-5 साल, 4-4.5 साल मार्केट ने सुपर सुपर बम्पर रिटर्न दिए। दिए हैं, ठीक है। 4 साल 5 साल में आ गई ना, तो तो हमेशा सबने ऐसा नहीं रहेगा। सबने दिए हैं, सारी कंट्रीज ने दिए हैं। सबने, सारी हाँ, कंट्री ने दी है, ठीक है। लेकिन हमेशा ही ऐसी रिटर्न नहीं रहती। नहीं, बाकियों में तो अभी है ना, आप पाकिस्तान ले लो। बाकी हाँ, आप अमेरिकन में है, अमेरिका है, नहीं, बाकी कंट्रीज में है, पाकिस्तान जी, बहुत सारी कंट्रीज है। पाकिस्तान ले लो, फिलीपीन ले लो, थाईलैंड ले लो, जिस कंट्री को भी ले लो, हर कंट्री हाँ, पिछले, यूरोप ले लो, यूरोप की इकोनॉमी कितनी कमजोर, जापान ले लो, ऑल टाइम हाई है, कनाडा ले लो, है जी। लेकिन इंडिया की मार्केट हिल ही नहीं रही, हिल ही नहीं रही, वही बिल्कुल 25 से 26, बिल्कुल। 25 से 26 के बीच में। कुछ तो देखो, बताओ। गवर्नमेंट ना बेसिकली मार्केट को कई ऐसे मेजर ले रही है जो अल्टीमेटली मार्केट को खराब कर रहे हैं। पहले ऑप्शन में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, उसको कंट्रोल करना चाहिए था। अभी जैसे अमेरिका में रिस्ट्रिक्शन है, अभी जैसे आपने बोला भी सीनियर सिटीजन ऑप्शन में नहीं काम कर सकते। जो जो रिस्ट्रिक्शन है, रिटेल इन्वेस्टर जो न्यू कमर है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऑप्शन में, फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं कर सकता। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं वो अल्टीमेटली मार्केट को किल कर रहे हैं। कई बार मार्केट में कई बार इतना खलारा हो जाएगा उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। हम्म, प्रॉब्लम ये है भी, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं ना, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन कॉन्फिडेंस में नहीं लेते भी इसकी ओके। क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। भी जो मैं गवर्नमेंट को ये बताया ना, भी मैं ये चाहती हूँ भी जो रिटेल इन्वेस्टर है जो सब कुछ लूज कर रहा है, 93% लूज कर रहे हैं, उनको मैं कैसे रोकूं। उसका हम्म, सोल्यूशन है ना, आप कंपिटिटिव रखो भी, फॉरेन फंड भी यहाँ पे आए, सारी दुनिया इन्वेस्ट करे। हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही इतनी ज्यादा कर दी हुई है, टैक्स भी इतना बढ़ा दिया है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स जीरो था, एसटीटी लगाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स जीरो, फिर उसके बाद 10% लगा दिया, अभी बढ़ा के 12.5% कर दिया। तो जो फॉरेन फंड है ਬਣਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਨਪੁਟ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ। पर लोग बड़े परेशान है, लोग हूं
अगर उतने प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बनाई जाएंगी तो लोग फिर वहां से इधर अमेरिका की तरफ आएंगे। ऑलरेडी हो रहे, हम्म। ऑलरेडी एक चल रहा साइकिल चल रहा बहुत सारी दुनिया। मेरा ख्याल नहीं शायद ही ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ब्रोकर हैगा जिदा सॉरी हिंदी, शायद ही ऐसा कोई ब्रोकर होगा कि जिसका यहाँ पे समझो दुबई या सिंगापुर में जिसका ऑफिस नहीं है या फॉरेन में नहीं काम कर, हाँ जी, हाँ जी। आउटफ्लो हो रहा है ना कैपिटल का दूसरी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और क्या, अभी पहले एसटीटी लगा दिया आपने, हाँ और हाँ। साथ में आपने एसटीटी इसलिए लगाए, नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया पी चिदम्बरम ने। हाँ जी, हाँ उसने जी। कहा भाई एसटीटी आप दे दो, भी आप जो कैपिटल गेन जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका एग्जेम्प्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 10% रहेगा। अभी हाँ। उसके बाद पहले तो एसटीटी ले गई, उसका बेनिफिट मिल जाता था ट्रेडर वाले को, डिलीवरी हम्म। वाले को ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कम हो गया। उसके ठीक है। बाद क्या किया, एसटीटी और बढ़ा दी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा था, एसटीटी का जो पहले बैक में ड्रॉबैक मिलता था वो भी बंद कर दिया, भी आप इसको एक्सपेंसेस में डालो। पहले आपका एडवांस टैक्स होता था, भी आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनी जितना आपने एसटीटी दिया प्लस माइनस जितने, उसमें रिफंड नहीं मिलेगा, अगर आपका और टैक्स बनता है तो आप और जमा कराओ। बाद में अब बोल दिया अभी ये एसटीटी है, ये जी हम्म आपका टोटल एक्सपेंसेस में डालो, आपका हम्म एडवांस टैक्स में नहीं जाएगा। और हम्म। दूसरा जो कैपिटल गेन था जो डिलीवरी पे, वो भी लगा दिया, 10% लगा दिया। फिर 2-3 साल ऐसे चला, फिर अभी वो एसटीडी और बढ़ा दी। उसके बाद क्या किया, वो 10 का वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% कर दिया। अब टैक्सेस तो बढ़ाई जा रहे हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो देखो ना आपकी। इंडिया में काम करता है तो फॉरेन फंड जो कोई भी जिसने इन्वेस्ट करना हो, उसके पास तो पूरी दुनिया खुली हुई है। उसके पास हांगकांग भी अवेलेबल है, जापान भी अवेलेबल है, पाकिस्तान भी है, बाकी सारी कंट्रीज अवेलेबल है जहां पे भी इन्वेस्ट करना चाहता है। वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको यहाँ पे काम करने के इतने बैरियर हैं, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। वो हम्म। वहां पे इन्वेस्ट करेगा ना जहाँ पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता या कम देना पड़ता है। तो सही बात। आप डाटा भी यही देख रहा है, डेली की जो फिगर आती है फॉरेन फंड की सेलिंग की, पिछले 1 साल का डाटा निकाल लो। यस एक यस। साल में अगर 250 वर्किंग डे है तो 225 दिन ऐसे हैं जब उन्होंने सेल किए। 2 साल में 250 दिन में से 225 दिन उन्होंने सेलिंग ही की हुई है मार्केट में। तो अभी भी बहुत सारा पैसा अभी उनका पड़ा हुआ है इंडिया में, अगर वो निकालते रहे तो यस, अगले 2 साल नहीं मार्केट चलेगी। ये नहीं मैं कह सकता, मार्केट तो चलेगी अपने फंडामेंटल से चलेगी। अभी तो फॉरेन फंड की तो बाइंग नहीं है, क्यों नहीं है, उसके पीछे जो मैंने बड़ा रीजन आपको बताया, अभी इंडिया में ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स के जो इश्यूज हैं वो ज्यादा बड़े हो नहीं, गए। बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग अगर करते रहे ये, तो फिर उसको भी तो कंज्यूम करना पड़ेगा ना डोमेस्टिक वालों को, उसका सेलिंग जो अगर आएगी तो हाँ, वो देख। ऑलरेडी जितना अभी देखो इंडियन इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज मोर देन, बहुत ज्यादा। एवरी मंथ जो फिगर देखोगे बहुत बड़ी फिगर है, तो जो उसको हम्म। एब्जॉर्ब भी कर रही है फॉरेन फंड की, अगर वो उनकी सिप की अमाउंट या म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो ना हो तो मार्केट तो कोलैप्स और हो जाए। नहीं, मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपके मुंह से सुन के और कंफर्म हुआ कि मैं कंपैरिजन करता हूँ ना जी दोनों मार्केट का। इंडिया में भी हमने काम किया हुआ है पहले, अब यहाँ भी करते हैं। मैं अब देखता हूँ लिक्विडिटी, इंडिया 150 करोड़ की आबादी है, हर बंदे के हाँ, पास डीमेट अकाउंट है। भाई साहब, मैं देखता हूँ 56 लाख शेयर एक दिन में रिलायंस के बिकते हैं, वॉल्यूम। हाँ, एक दिन में एनएससी पे मैंने देखे 56 लाख, 56 लाख। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 12-12 ਕਰੋੜ 20-20 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ यस, ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਟੈਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ गाल ही ਦੈਨ छड़ ਵੀ दो। ਅਸੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ हाउ कम इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री और लिक्विडिटी है ही नहीं। सारे लोग जो है ना है नहीं। इंडिया में वो सिर्फ बस फ्यूचर्स, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, भैया यस, मार्केट च ब्रेडथ नहीं हैगी। क्यों नहीं आएगी उसके पीछे रीजन बताता हूँ ना। आपने स्टेट बैंक के फ्यूचर में काम किया, हाँ। आपने स्टेट बैंक की ऑप्शन में काम किया, आपने स्टेट बैंक की डिलीवरी में काम किया, हाँ जी। ठीक है ना। 1000 शेयर ऑप्शन में कर लिया, 1000 शेयर आपने फ्यूचर में कर लिया, 1000 शेयर आपने कैश में ले लिया। हाँ। शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपने तीनों बेच दिए, यस। कैश का भी बेच दिया। कैश में आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑप्शन के मुकाबले में मोर देन 10 टाइम्स है। अच्छा है। तो कौन करेगा कैश में काम, ओ। काम तो ऑप्शन में करेगा ना।
आई जिसको सी। 10 गुना ज्यादा मेरे को ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ रही है, वहां पे मैं क्यों काम करूं? क्या आम बंदा ट्रेडर उसमें काम क्यों करेगा? सिमिलरली आपको अगर ध्यान होगा, पीछे एमके स्टॉक ब्रोकर में एक फैट फिंगर हाँ इंसिडेंट हाँ, है जिसमें मार्केट को सर्किट लग गया था। वो क्यों राइट। लग गया था? दैट इज, उसमें लिक्विडिटी खत्म हो गई है कैश मार्केट में, और अबे आगे और कम हो रही है। अच्छा जी। रीजन उसके पीछे यही है भी, उसमें एसटीडी कॉस्ट भी ज्यादा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है। हालांकि उसमें कोई डिलीवरी का कोई काम नहीं हुआ। हम्म। इंट्राडे में आपने कैश मार्केट में एनएससी में लिया, सुबह शाम को बेच दिया। 1,000 शेयर स्टेट बैंक का लेके, 1,000 शेयर आपने फ्यूचर में लिया, 1,000 आपने ऑप्शन में लिया। तो आपकी इंट्राडे में जो काम करने वाला बंदा है, उसको तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही नहीं बचेगी शाम को। अगर लॉस हो गया ट्रेडिंग में, तो वो लॉस तो गया, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी गई। अब आप 10 रुपए कमाते हो तो आपके घर में 5 रुपए आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 रुपए लॉस करते हो तो आपके 1500 हो रहे, 15 हो रहे लॉस। 1,000 रुपए कमाया, 500 रुपए टैक्स में चले गया, आपके पल्ले 500 पड़ा। अगर हम्म। ट्रेडिंग में आपने 1,000 रुपए लूज किया, तो आपका लॉस 1,000 नहीं हुआ, आपका 1500 हुआ, ओ यस। क्योंकि 500 टैक्स भी तो दे रहे हो ना। ओए होए। मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बहुत बड़ी वरी है अभी, बहुत ज्यादा है। इसको अगर कंपिटिटिव कौन है, तो बाकी वर्ल्ड मार्केट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो मार्जिन लगते हैं, उसको आप सही उसके कंपिटिटिव करो। दूसरा, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी एंट्री फ्यूचर ऑप्शन में बंद करो, वो या डिलीवरी में ले या म्यूचुअल फंड में जाए। हमारे यहाँ कैश शेयर बाइंग सेलिंग में जीरो कमीशन है, जीरो। जितना हाँ, मर्जी शेयर कैश में बाय करो, सेल करो, जीरो कमीशन। आज की तारीख में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, हमने जब शाम काम शुरू किया था 1990 में, तब आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, 100% ब्रोकरेज थी। जितना भी आपकी शेयर प्राइस के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, उसमें से 90-95% ब्रोकरेज पार्ट होता था। थोड़ा सा उसमें कुछ स्टॉक एक्सचेंज के नॉमिनल से हाँ जी, ट्रांजैक्शन हाँ जी। चार्जेस होते। अभी क्या है, अगर आप 100 रुपए की चीज पे आपको 2 रुपए और लग रहे हैं, तो 2 रुपए में तो 10 पैसे कमीशन के हैं, 1 रुपए 90 पैसे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। आपने पहले सर्विस टैक्स लगाया, फिर अभी जीएसटी लगा दी, सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी लगा दी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो एक्सचेंज चार्ज करती है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दी। डीमेट चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर भी आपको डीमेट चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी देनी पड़ती है। ब्रोकरेज दे रहे हो, ब्रोकरेज के ऊपर भी जीएसटी लग गई, वो भी आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। मतलब तो व्हाट दे आर टैक्सेस ट्राइंग टू डू, ड्यूटीज इतने हो गए। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। आई डोंट नो, ये तो वही आंसर कर सकते हैं। या बट दे नीड टू बी competitive विद अदर कंट्रीज, जो और कंट्रीज लीनियंट कर रहे हैं अब कम, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स आके कन्वीनियंटली वहां पे इन्वेस्ट कर सके। तो इंडिया शुड सिंपल सी इनवाइट। बात है ना जी, आप कोई भी फॉरेन फंड है जिसने बहुत मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर मैनेज करते हैं, यस, उसके पास तो पूरी दुनिया खुड़ी है ना। बिल्कुल उसको बिल्कुल। कोई कंपल्शन नहीं है भी मैं इंडिया में ही इंडिया करना। में करूं या मैं जापान में करूं, या उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। उसको ये देखेगा भी मेरे को ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, तो मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं। देवा जी, मैं बहुत सारे एनआरआईज को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट हैं इधर दुबई में, काफी सारे लोग वो इंडियन हैं, पासपोर्ट इंडियन है उनके पास। तो दे कैन हाँ, डू स्टॉक ट्रेडिंग इन इंडिया एंड इन अमेरिका यस, बोथ। ठीक है जी। यस, यस, वो दे आर लोग जो है डूइंग। ना जी, अपना सारा पैसा वहां से निकाल के इन्हीं बातों के कारण हाँ, सारे अभी वो हाँ, अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। वो कहते हैं यार हमने वहां एग्जैक्टली। लेना क्या है? मतलब वहां पे देखो, तो। एक साल में आप अपनी कैपिटल का 2.5 लाख डॉलर है, एलआरएसएम जो स्कीम है जी। गवर्नमेंट की, आरबीआई हाँ की, जी। या 2.5 लाख डॉलर हर साल इंडिया से बाहर फॉरेन को लेके जा सकते हो। वो एवरी ईयर अपनी हर एक फैमिली के नाम पे 2.5 लाख डॉलर विड्रॉ करके वो वहां पे अमेरिकन मार्केट में कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो लोग ट्रांजैक्शन जिन कॉस्ट जिन लोगों मार्जिन की बहुत कम। कमाई ही वही है, जैसे जो रहता ही हाँ, दुबई में है, वहां से उनकी डॉलर्स की कमाई है, तो वो तो वहां पे उसे उसको तो टैक्स इंडिया, टैक्स उन्हें तो लाइबिलिटी भी एलआरएस कोई नहीं नहीं ना, ना। उनको एलआरएस नहीं एक तो ना उसमें आता। मार्जिन कम, हाँ। एक मार्जिन कम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम, या। तीसरा इनकम टैक्स नहीं है। यस, बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो फिर तो क्यों करेगा वो इंडिया में? बहुत ही, वो तो आंखें खुली रह जाती है उनकी जब मैं प्रीमियम्स बताता हूँ ना कि यार ये इतना आउट ऑफ द मनी जाके वो रेट है कि वो आना ही नहीं है कभी। भैया अब
टेस्ला 500 का भाव हो, उसकी आप $25 की पुट बेच रहे हो, तो 25 तो आना ही नहीं ना है, तो जो भी प्रीमियम आपका फ्री का है। तो चलिए एनीवे, अच्छा, अगर आखिर में बातें तो जितनी मर्जी कर लेंगे हम परमजीत जी, 3 एडवाइसेस जो आपको देनी है, मतलब इन्वेस्टर्स को जो काम कर रहे हैं, जो कि ना करें, वो मतलब नुकसान होता है उनका, तो ऐसी 3 चीजें बताएं जो वो ना करें तो इस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। मैं तीनों की मैं एक ही समरी में बनाता हूँ। एक ही बना दें। सिंपल, जैसे पहले बताया भी, अल्टीमेट तो एम है टू क्रिएट वेल्थ। हाँ, अगर 3 प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ोगे तो 90-95% चांसेस है भैया यू विल लूज मनी। मैं तो इंडियन मार्केट की बात करता हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट की बात नहीं जी करता। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को जहाँ पे एक्सपर्टीज है मैं तो उसकी बात जी करता हूँ। जी। उसमें 90-95% चांस है बर्बादी के, 5% चांसेस है सक्सेस के। प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, अच्छा जी। अगर आप माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, परमजीत सचदेवा जी के साथ हमारा रास्ता टूट गया था और शायद उनकी इंटरनेट का कोई मसला था। क्या हुआ, बीच में बात पूरी नहीं हो पाई। वैसे तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू हो चुकी थी, बस क्लोजिंग करने वाले थे हम, लेकिन उनसे रास्ता हमारा टूट गया और कोशिश करने के बावजूद भी दोबारा से कायम ना हो पाया। तो चलो, इंटरव्यू यहीं पे एंड होती थी और फिर कभी उनको मैं किसी टाइम रिक्वेस्ट करूँगा कि आके वो क्लोजिंग भी करें और कुछ और विषयों पर चर्चा करें। थैंक यू, एंड माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर इनकन्वीनियंस के लिए। थैंक यू।